अर्णब गोस्वामी बहुचर्चित नाम है। 4 नवंबर को सुबह 6 बजे उनको अपने घर से बॉम्बे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस बात को लेकर के खड़ा हो गया कि एक तो उनका अपराध क्या है और दूसरा अपराध कुछ भी हो, क्या यह गिरफ्तारी का तरीका सही था। आज हम अपराध की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर में अरेस्ट से संबंधित कानून क्या है, अरेस्ट क्या है, प्रोसीजर क्या फॉलो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं। पुलिस वाले जब अरेस्ट करते हैं तो हम लोग 2 शब्दों का इस्तेमाल प्रायः करते हैं कि भाई एक जो ऑफेंस था वह कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, दूसरा यह जो ऑफेंस है वह बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जान लीजिए। एक ऐसा ऑफेंस होता है, एक ऐसा अपराध होता है जिस अपराध का संज्ञान, कॉग्निजेबल मतलब संज्ञान लेना, किसी चीज की नोटिस लेना। पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार होता है वह खुद इस बात का संज्ञान ले सके कि अपराध घटी, और चूंकि अपराध घटा है उसको जानकारी होगा तो उसको, उस व्यक्ति को जो अपराधी है उसको अरेस्ट करने का अधिकार भी होता है। और उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के पास जाकर के वारंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक इसके विपरीत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर खुद किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसका संज्ञान लेकर के खुद कार्रवाई नहीं कर सकता है, उसको मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बेलेबल ऑफेंस समझते हैं। बेलेबल ऑफेंस का तात्पर्य होता है ऐसे अपराध जिस अपराध में बेल व्यक्ति का अधिकार होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन बेलेबल ऐसे अपराध होते हैं जिसमें बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पे अपराधी को मिलता है। यह जो अपराधी होता है उसका कोई राइट नहीं होता है। बेल क्या होता है? बेल शब्द एज सच सीआरपीसी में या किसी कानून के प्रावधान में इसका कोई व्याख्या नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, बेल सामान्य तौर पे हम लोग समझते हैं कि बेल अपने आप में वह आदेश है कोर्ट का जिससे व्यक्ति को ट्रायल के दरमियान बाहर रहने की आज़ादी होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो भी बेल के अंदर डाले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अरेस्ट की चर्चा करते हैं। अरेस्ट क्या है? जिस ढंग से बेल का कोई व्याख्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ठीक उसी ढंग से गिरफ्तारी, अरेस्ट का भी कोई अपना व्याख्या किसी कानून के प्रावधान में नहीं दिया गया। लेकिन अरेस्ट बड़ा ही कॉमन टर्म, इसका शाब्दिक मतलब सबको पता है कि अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना होता है। तो गिरफ्तार का मतलब क्या हो? मानो 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो अरेस्ट के अंदर यह होता है किसी व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेना, और दूसरा उस चीज के लिए कि वह क्रिमिनल ट्रायल में और क्रिमिनल चार्जेस उस पर चूंकि लगे हुए हैं इसलिए लेना। तो यह अपने आप में कानूनी अधिकार का प्रयोग होता है किसी अपराधी के खिलाफ में कि उसको कस्टडी में लिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर कोई अपराधी है, उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस हैं जो सीरियस इन नेचर हैं तो उसको फिजिकली रिस्ट्रेन करने की प्रक्रिया को ही हम अरेस्ट कहते हैं। अरेस्ट से संबंधित जो कानून है उसके प्रावधान क्या क्या है यह सीआरपीसी में निहित है। यह सेक्शन 41 से लेकर के 60A तक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन प्रावधानों को समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि पुलिस का पावर क्या है अरेस्ट करने का। क्या पुलिस खुद ब खुद अपने स्तर से सभी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसा पहले हमने बताया आपको, बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस को यह अधिकार दिया गया हुआ है कि वह किसी को खुद ब खुद अरेस्ट करे, नॉन कॉग्निजेबल केस में नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है इसकी जानकारी कहाँ से आएगी? तो इसकी जानकारी 2-3 स्तरों से आ सकती है। या तो कोई कंप्लेन कर दे, या कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, या कोई सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन आ जाए और उसको लगे कि यह व्यक्ति आगे कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है जो कॉग्निजेबल नेचर होगा। तो ऐसे कंडीशंस के फुलफिल होने पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति यह आ सकती है कि भाई इसको लगता है कि कोई व्यक्ति अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो ऐसे केस में भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई हमारा इन्वेस्टिगेशन इससे करने की आवश्यकता है कोई सस्पिशन के आधार पर, तो इसके लिए भी कर सकता है। जब पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति साक्ष्य को एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने वाला है जिसका मसला कोर्ट में लंबित है, या जो अपने आप में महत्वपूर्ण साक्ष्य है किसी ऑफेंस का, तो ऐसे केस में भी पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार होता है उस व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर ले। फिर एक और स्थिति है कि भाई कोई गवाही है और वो किसी मुकदमे का गवाह है, और उस गवाह को कोई मान लीजिए थ्रेट दे रहा हो
किसी ढंग से कोई उसको इंड्यूस कर रहा हो कि भाई तुम गवाह मत बनो, तो ऐसे केस में भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। एक ऐसी स्थिति आती है किसी व्यक्ति को कोर्ट के आगे प्रेजेंट करना है और पुलिस को लगता है कि बिना इसको गिरफ्तार किए हुए इसको कोर्ट के आगे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो वैसे स्थिति में भी पुलिस ऑफिसर के पास यह अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जिसको वह कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करना चाहता है। अब एक स्थिति आती है कि भाई पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करने का उनका जो प्रक्रिया होता है उसमें वो जिस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहते हैं उसको वो नोटिस देते हैं। अब किसी को नोटिस जाता है और वो नोटिस का कंप्लाइंस करता है, तो ऐसे केस में क्या पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार होगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का? तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, नोटिस दिया, व्यक्ति आया और व्यक्ति आने के बाद इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करने के बाद फिर नोटिस का फुल्ली कंप्लायंस किया, तो वैसे केस में एक आधार यह बनता है कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें समझने की बात है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यह फैक्ट छुपा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के साथ फुल्ली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करने के नियति से किसी के यहाँ जाता है तो उसके लिए एक बड़ा स्पष्ट प्रावधान है 41B। वो यह कहता है कि भाई जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है वो निश्चित रूप से एक बैच होना चाहिए जिस बैच पे स्पष्ट रूप से ये ध्यान में आए कि अफसर का क्या नाम है, उसकी क्या ओहदा है, क्या रैंक है, और जब अरेस्ट करता है तो उसको एक मेमो ऑफ अरेस्ट भी बनाने की आवश्यकता होती है जिसपे वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, पर्सन, विटनेस, इन सब चीज़ों का उसमें ब्यौरा होता है, उस पर उसे दस्तखत लिए जाते हैं, एक विटनेस के भी लिए जाते हैं उस पर। सबको मालूम है कि अगर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दरमियान कोई व्यक्ति नहीं आता है या कोर्ट किसी कारण से किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू करती है, तो उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशूड है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये है कि भाई आप अरेस्ट कैसे होगा। अब आपको अर्नब वाली कहानी याद होगी, एक वीडियो क्लिपिंग चला था। जो वीडियो क्लिपिंग आप लोगों को देखने को मौका मिला होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर आते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से वो दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि उस गिरफ्तारी के दरमियान वो अपने कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं और 2-3 मिनट तक आपस में उन लोगों की बातचीत होती है। कहना क्या चाहता हूँ, ऐसी स्थिति जब बनती है कि जब व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करना है और वह सरेंडर नहीं कर रहा है, वह अपने बात से यह नहीं कर रहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ जहाँ चलना है, तो ऐसे केसेस में कानून का प्रावधान यह है कि पुलिस ऑफिसर फोर्स का प्रयोग करके भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि ऐसी घटना घटती है कि कोई बड़ा अपराधी है, पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है और वह भागने में लग जाता है। तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होता है कि अगर वह संगीन अपराध का अपराधी है तो उसको बाय फोर्स का यूज करके उसको अरेस्ट किया जाए। एक दूसरी स्थिति बनती है कि इनकाउंटर वाली, वो तो खैर अलग स्थिति है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो यह बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट विदाउट यूज ऑफ फोर्स नहीं हो सकता, तो कानून उनको यह अधिकार देता है कि वह फोर्स का प्रयोग करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की चेष्टा करें। और जो व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में इनको ऐसा लगता है कि भाग सकता है, तो उसको हथकड़ी भी लगाई जा सकती है। यूज ऑफ फोर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं और भी। यूज ऑफ फोर्स ऐसा नहीं कि सभी छोटे मोटे अपराधी के खिलाफ हो सकता। अपराध के मामले हैं जो पनिशमेंट होना है, वह सज़ा होनी है, वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, उन्हीं अपराधियों के खिलाफ में पुलिस ऑफिसर फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में सबके ध्यान में है, बड़ा आम जानकारी है कि ये बार बार आता है मीडिया में भी कि भाई महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए या जहां महिलाएं हैं वहां अगर पुलिस जा रही किसी को अरेस्ट करने के लिए तो निश्चित रूप से लेडी कांस्टेबल चाहिए, जो पूरी पुलिस व्यवस्था है। वो ठीक है, एक पुलिस पर्सनल है, लेकिन हम लोग एक साधारण आदमी भी, देश का आम नागरिक के पास भी देश के कानून के रखवाला होने का एक ड्यूटी होता है, और चूंकि वो ड्यूटी है तो यह पावर भी है आम नागरिक को कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भागा हुआ अपराध है, और ऐसा व्यक्ति कि जो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपराधी है,
उसको एक साधारण व्यक्ति भी पकड़ सकता है और आम आदमी पकड़ सकता है, और पकड़ने के तुरंत बाद उसको पुलिस को हैंड ओवर करने का ड्यूटी होता है। तो एक आम आदमी को भी अरेस्टिंग का अधिकार होता है किसी अपराधी का। सबको पता है कि जो पुलिस काम करती है उसका जो जुडिशियल ऑर्डर्स होता है वो जुडिशरी करती है, मजिस्ट्रेट्स करते हैं, वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स करते हैं। तो वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स करते हैं, अगर उनके आगे ही कोई घटना घटती है तो उनको भी अधिकार है वो स्वयं भी करें या किसी को भी कहें कि भाई आप इनको अरेस्ट करो। बच्चों के बारे में सबके ध्यान में होगा कि बच्चों को अरेस्ट नहीं किया जाता, उसकी कस्टडी ली जाती है, उसके वेलफेयर के लिए कस्टडी ली जाती है अगर उसने कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि की है तो, लेकिन उनका अरेस्ट एज सच नहीं होता है। इसके लिए एक विशेष एक्ट है, सबके ध्यान में होगा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अगर कोई अपराधी है, अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसका जो अपना मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो इंटैक्ट रहता है। इसलिए पुलिस के पास क्या अधिकार हैं इसको लेकर के बहुत बार चर्चा हो जाती है। अगर पुलिस कभी बल प्रयोग कुछ कर बैठते हैं और बल प्रयोग करने के कारण लगता है लोगों को जो बल प्रयोग किया गया वो बल प्रयोग ज़्यादा किया गया, तो ऐसे केस में कानून कहता है कि भाई आप उतना ही बल प्रयोग करें जिस बल प्रयोग से कानून की रक्षा हो सके। आप जज नहीं बन सकते, ये पूरी व्यवस्था है। तो इसके लिए जो सेक्शन 49 है वो बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई आप किसी व्यक्ति को अननेसेसरीली रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। दूसरी बात कहता है कि भाई आप जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी बताएंगे, और खासकर वह अगर जो अपराधी है अगर वो बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है तो उसको जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वह उसको जानकारी देगा कि बेल आपका अधिकार है, और जब नॉन बेलेबल होगा तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बेल उसका अधिकार नहीं, तो ऐसे केस में उसको बताएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। आर्टिकल 22 जो हमारे संविधान का है वो इस चीज़ को बड़ा ही मजबूती के साथ रखता है और बड़ा स्पष्टता के साथ कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यह उसका अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया जाए। यही चीज़ सेक्शन 57 सीआरपीसी भी कहती है। इसमें अपवाद है, अपवाद यह है कि अगर कहीं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और उस बीच में अगर कोई ट्रेवल टाइम है तो उस ट्रेवल टाइम को पुलिस यह कह सकती है कि हमारा ट्रैवलिंग टाइम था, इसलिए हम 24 घंटे के अंदर अपराधी को प्रेजेंट नहीं कर पाए, प्रोड्यूस नहीं कर पाए। कानून के प्रावधान होते हैं, कानून के प्रावधान होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कानून के उन प्रावधानों में स्पष्टता नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टाइम टू टाइम ऐसी स्थिति में गाइडलाइंस इशू करती रहती है। तो जो अरेस्ट से संबंधित दो महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट से आए, वह पहला तो जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। जोगेंद्र कुमार का मसला था, इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बहुत बार अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने के बाद आप लोगों को बताते तक नहीं हैं, उनके रिलेटिव्स को जानकारी तक भी नहीं मिलती है कि यह कानून के अंदर में उनको गिरफ्तार किया गया है, तो इससे एक संशय की स्थिति बनती है जो गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके जोगिंदर कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टता के साथ निर्देश दिया कि नहीं ये गलत है, आप उसके परिवार वालों को जानकारी देंगे कि वह व्यक्ति अरेस्ट किया गया और किस थाने में ले जाया गया है। और आप जानते हैं कि गाइडलाइंस इशू होने के बाद उसका अवहेलना भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रख करके जोगिंदर कुमार ने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि भाई आप जब ये पद्धति अपनाएंगे, मतलब आप उसके रिलेटिव्स को, जानकार को, उसके वेल विशर्स को जब बताएंगे कि भाई वो व्यक्ति यहाँ अरेस्ट पड़ा हुआ है, तो इसकी एंट्री भी डायरी में आपको करनी पड़ेगी। नॉन कंप्लायंस के केस में ये कंप्लायंस की बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्रावधान दिया गया। अब डीके बासु केस की चर्चा करते हैं। कुल 11 गाइडलाइंस इसमें इशू किए गए, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, हमेशा लोग इसको कोट करते हैं। इसी के अवहेलना, नॉन कंप्लायंस की चर्चा होती है, बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू है। अब उसको समझते हैं क्या क्या है। प्रथम गाइडलाइंस क्या था? प्रथम गाइडलाइंस में यह कहा गया कि भाई जो अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर जाते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन और नेम वाले टैग्स जो हैं अपने डेजिग्नेशन के साथ उनके पास होना चाहिए, वो बड़ा ही कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा हर ऑफिसर
जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं उनके नाम का जो है ब्यौरा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जब पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी को अरेस्ट करते हैं तो उसके अरेस्ट का मेमो बनना चाहिए और उस मेमो पे कोई एक अटेस्टिंग विटनेस साइन करना चाहिए और वह विटनेस प्रयास करके उसका अपराधी का कोई परिचित होना चाहिए। जो अरेस्ट मेमो है उसके ऊपर डेट और टाइम भी लिखे जाएं, इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू किया गया है। अगर एक ऐसी स्थिति बनती है कि जो अपराधी गिरफ्तार किया गया है उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है वह किसी अन्य शहर में है, तो पुलिस वालों का तो जो जुरिस्डिक्शन होता है वो लोकल होता है, तो उसके लिए व्यवस्था यह बताई गई इस गाइडलाइंस में कि पुलिस ऑफिसर ऐसे केस में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के माध्यम से अपना जो फ्रेंड है उस फ्रेंड को यह बताए कि भाई वो अपराधी व्यक्ति गिरफ्तारी में है और इस थाने में गिरफ्तार किया गया है। 5वां गाइडलाइंस क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को यह बतलाया जाना चाहिए कि भाई आपको यह अधिकार है कि आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी के जो ब्यौरे हैं रजिस्टर में इमीडिएटली रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है और साथ के साथ पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है कि उसके किस नेक्स्ट फ्रेंड को उसके अरेस्ट की जानकारी दी गई। सबके ध्यान में होगा कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है वो यह देखा जाता है भाई जब गिरफ्तार किया गया तो क्या कहीं को उसको चोट है, कहीं कोई इंजरी है, तो अगर है तो इस बात का अरेस्ट मेमो में भी जिक्र होता है और जो यह ब्यौरा बनता है इस पे दोनों ही लोग, पुलिस ऑफिसर का भी उस व्यक्ति का भी दस्तखत होना जरूरी होता है। जो वह ब्यौरा तैयार होता है उसकी एक कॉपी प्राप्त करने का अधिकार जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको भी होता है। गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर में जो मेडिकल है, जो डॉक्टरी जांच है उसको कराए जाने की आवश्यकता है, ऐसा गाइडलाइंस में कहा गया। पुलिस अपने पास दस्तावेज नहीं रखेगी, सिर्फ पुलिस को यह भी डायरेक्शन गाइडलाइंस में दिया गया है कि वह इलाका मजिस्ट्रेट के पास ये सारे दस्तावेज, मेमो ऑफ अरेस्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करेगी। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसका यह अधिकार है कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन वह किसी एडवोकेट से मिल सके। हाँ, उसमें एक थोड़ी सी ये बात है चूँकि इंटरोगेशन एक प्रोसेस है इसलिए उसका एडवोकेट हमेशा उसके साथ इंटरोगेशन के दरमियान नहीं रह सकता है, इस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है। गिरफ्तारी कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन है, लेकिन गिरफ्तारी कानून के परिधि में होती है और इसकी व्यवस्था भी है। गिरफ्तार होने के बाद भी उस व्यक्ति के बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का हनन नहीं हो इस बात को ध्यान में रखते हुए DK बसु में सुप्रीम कोर्ट पर यह स्पष्टता है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है वो कहाँ है, क्या है, इसकी जानकारी हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कंट्रोल रूम बना करके वहाँ पे होनी चाहिए और वहाँ पे कोई व्यक्ति जानकारी ले सकता है कि यह व्यक्ति की क्या स्थिति है, कहाँ अरेस्ट है, किस अपराध में अरेस्ट है। स्वाभाविक रूप से गाइडलाइंस सिर्फ इशू कर देने से तो कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और इसीलिए उस गाइडलाइंस के अंदर में ही ये व्यवस्था दी गई DK बसु में कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो ऐसे केस के अंदर में, ऐसी स्थिति में उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है और जिस हाई कोर्ट की यह घटना है उस हाई कोर्ट में उसके खिलाफ कंटेम्प्ट भी लगाया जा सकता है। मुझे लगा कि यह जानकारी बड़ा महत्वपूर्ण है। अरेस्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया था इन दिनों, तो ये जानकारी मैं आप तक लेकर के आया हूँ। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।